रज़िया का घर झुग्गी नुमा था। घर का दरवाज़ा भी ना था, बस एक टाट का पर्दा झूल रहा था जो फटा हुआ और मेला भी था। रज़िया कपड़े के पर्दे से नजर आ रही थी। मैंने इजाज़त भी ना ली और घर के अंदर चली गई। उसने सरासमी की और करख्ती से मुझे देखा और बेदिली से बैठ जाने को कहा। कहने लगी, मगर बैठोगी कहाँ? हमारे यहाँ तुम्हारे बिठाने को कुछ भी नहीं। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, नीचे जमीन पर ही बैठ जाती हूँ। मैं उसके पास बैठ गई और उसकी खूबसूरत शक्ल और बच्चों की खूबसूरत फौज को देखा जो भूख से मरियल हो रहे थे। मैंने अंदाजा कर लिया कि औरत बहुत दुखी है। मैंने रज़िया से हमदर्दी से बात शुरू की। हमदर्दी पाकर कहने लगी, बाजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी वालदा सौतेली थी। अनपढ़ होने के साथ वो बहुत जाबिर किस्म की औरत थी। अभी मैं 7वीं जमात में पढ़ती थी कि माँ ने ये बिट शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी हो गई है, अब इसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। अब्बा जान का भी अम्मी ने नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो उनसे कुछ लाताल्लुक से रहते थे। वो घर के किसी मामले में दखल ना देते थे, ना दिलचस्पी लेते थे। इनका काम बस ये था कि कमा कर ला दें और घर जैसा भी चलता है चलने दें। अम्मी ने जल्दी मुझे स्कूल से उठा लिया। मैं हमेशा मुलाजिम के साथ स्कूल जाती थी। वही मुझे स्कूल से वापस लाता था। जिस रोज़ मैं आखिरी मर्तबा स्कूल से घर वापस आ रही थी, मैं रास्ते में रोती आ रही थी। मुलाजिम मुझे तसल्लियां देता आ रहा था कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी से कहूंगा कि बीवी को पढ़ने का बहुत शौक है, इसको पढ़ने दें। घर पहुंची तो मेरी आंखें सूजी हुई थी। मुलाजिम ने अम्मी जान से कहा, बेगम साहिबा, सब अफसरों की बेटियां पढ़ रही हैं, आप रज़िया बीवी को भी पढ़ने दें। बस इसका इतना ही कहना था कि अम्मी फूट पड़ी और अरबाब से कहने लगी, अब पता चला रज़िया स्कूल के लिए क्यों रोती थी। तुम क्यों आज इसकी सिफारिश कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए रोती थी। तुम स्कूल नहीं ले जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते होंगे। न जाने तुम लोग क्या क्या गुल खिलाते फिरते हो। अपनी खैरियत चाहते हो तो फिर सामने ना आना। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। वालिद साहब को अलग बहकाया। उन्होंने मुलाजिम को तब्दील कर लिया। अब जो दूसरा मुलाजिम आया, इत्तफाक से वो पहले मुलाजिम का दोस्त भी था और रिश्तेदार भी। इसका नाम रशीद था। पहले वाले ने तमाम बातें उसको बता दी और कहा कि बेगम साहिबा ने मुझको बेइज्जत किया है, तुम भी इन लोगों को बेइज्जत कर दो। अब रशीद ताक में रहने लगा। जब मौका मिलता मुझे बड़े खुलूस और प्यार से मिलता। मैं सौतेली माँ के जुल्म की सताई और प्यार को तरसी हुई रूह थी। मैं भी उससे बातें करके सुकून महसूस करती थी, मगर ये बातें सिर्फ अम्मी जान के जुल्म से मुतल्लिक होती, या दुख सुख के बारे में, या फिर पढ़ाई के बारे में। कोई इखलाक से गिरी हुई बात ना होती थी। वो अक्सर कहता था, तुम्हारी माँ ना जाने कैसी संगदिल औरत है। तुम पढ़ना चाहती हो तो मेरे पास पढ़ लिया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ती रहोगी तो एक दिन मैट्रिक का इम्तिहान देने के काबिल हो जाओगी। मैं उसकी बातों में आ गई। उसने अपनी जेब से किताबें खरीदी और मैंने चोरी चोरी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे अलावा मेरी सौतेली सब बहनें पढ़ती थीं, मगर अम्मी ने कुछ भी ना कहती थी। जब अम्मी रोज दोपहर को अपना कमरा बंद करके सो जाती तो मैं रशीद से पढ़ती, रोज कभी 1 घंटा तो कभी 1.5 घंटा। एक दिन अचानक दोपहर को अम्मी की आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में बैठी रशीद से पढ़ रही थी कि मेरी बहन ने अम्मी को बता दिया कि बाजी अपने कमरे में है। दरवाज़ा खुला हुआ था। हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठी थी, सामने मेज पर किताबें रखी थीं और रशीद चारपाई पर बैठा था। मैं उससे पढ़ रही थी। इसी मंजर में अम्मी कमरे में दाखिल हो गई। आते ही उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया और मारने लगी। रशीद ने कहा कि बेगम साहिबा, मैं तो बीवी को पढ़ा रहा था, मगर अम्मी मुझे मारती रहीं। अम्मी बोली, मैं खूब जानती हूँ क्या पढ़ती है। अगर ये तुमको ऐसी ही पसंद है तो इस बद किरदार को अपने घर ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि ये बुरे रास्ते पर चले। जब मैंने ये अल्फाज सुने तो बेहोश हो गई। मेरा सर मेज के कोने से टकरा गया और जख्म आ गया, मगर माँ ने कोई परवाह ना की। तभी अब्बा जान भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? अम्मी ने बताया कि सर्वेंट क्वार्टर में रशीद के साथ
میں نے تمہاری بیٹی کو ایسی حالت میں پکڑا ہے کہ کیا کہوں۔ یہ لڑکیاں گواہ ہیں، بتاؤ اگر اس کے یہ کرتوت ہیں تو ان بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بھی اس کی دیکھا دیکھی خراب ہو جائیں گی۔ بہتر ہے کہ تم اس کی اسی رشید سے شادی کر دو جسے یہ چاہتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، برا بھلا اپنا کیا خود بھگتے گی۔ اب یہ کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کے قابل تو نہ رہی۔ ابا جان غصے میں دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے رشید کو بلایا اور بغیر سوچے سمجھے کہ رشید اور ہم میں کتنا فرق ہے، میرا نکاح اس سے کر دیا۔ رشید حیران بھی تھا اور خوش بھی، وہ مجھے چاہتا بھی تھا۔ اس کے بعد ابا جان نے رشید کو نوکری سے برطرف کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ امی نے سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی، اس سے اپنی بیٹی کہتے تھے، مگر لڑکی اچھی نہ نکلی۔ میں نے اپنی بچیوں کی وجہ سے کہ کہیں ان پر بھی اس کی ہوا نہ لگ جائے، اس مصیبت کو گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ وہ ہمارے ہی ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی۔ یہ باتیں وہ چھپ کے افسروں کی بیویوں سے کہتی تھی۔ ابا جان کو کچھ خبر نہ تھی، انہیں مجھ سے دلچسپی بھی کیا تھی۔ انہوں نے تو مجھے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ رشید مجھے اپنے گاؤں لے آیا، مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، معافی مانگی اس گناہ کی جسے میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ خیر گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے میرے آنسو پوچھے۔ اس کی بیوی کو بھی سمجھایا بجھایا، اگرچہ اس کا دل صاف نہ ہو سکا۔ اب تو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور 6 بچے ہیں۔ میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے۔ اس کے بھائی رشید پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ مجھے طلاق دے دے یا میرا خرچہ بند کر دے۔ رشید کہتا ہے کہ صرف رضیہ کا سوال ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اب تو 6 بچے ہیں، ان کا کیا کروں؟ میری سوتن 7 بھائیوں کی اکلوتی ہے۔ انہوں نے رشید پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ مجبوراً اپنی پہلی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا اور میں یہاں تنہا ان بچوں کے دکھ سمیٹنے کو باقی رہ گئی، جو بھوک بیماری اور غربت کے ہاتھوں زندگی کی خوشیوں کو ترستے ہیں۔ جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچوں کی سسکیوں پر رحم آتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں اور میں صبر و شکر کر کے لے لیتی ہوں۔ رضیہ کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی، کیا عورتیں سوتیلی ماں بن کر سچ مچ ڈائن بن جاتی ہیں؟ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہیں جو اولاد کو جیتے جی جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے پھینک دیتے ہیں؟